हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 10 के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में पार्ट नंबर 3 टॉपिक को लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के जो नियम होते हैं उस नियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनाए जाते हैं। इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब को कैसे खींचा जाता है। तो ये आपका जो टॉपिक नंबर है, क्या फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब खींचने के नियम, एक हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। अब ये हेडिंग अगर आप लोग डाल लिए हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, इसके इसके निम्नलिखित इसके निम्नलिखित तीन नियम होते हैं। तीन नियम होते हैं। इसके निम्नलिखित कितने नियम होते हैं? तीन नियम होते हैं। तो फर्स्ट नियम हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट नियम, तो फर्स्ट नियम के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। आप गोली दर्पण दो प्रकार के क्या किए हो, पढ़ चुके हो। तो गोली दर्पण जो दो प्रकार के होते हैं उन गोली दर्पण का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो ये कौन सा दर्पण का चित्र बन रहा है? ये बन रहा है अवतल दर्पण का। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण का। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का आप लोग भी क्या करिए, हमारे साथ चित्र बनाते रहिए। अब अवतल दर्पण का जो एक मध्य बिंदु होता है जिसे क्या बोलते हैं, पी लिखते हैं। इस मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं और इसको क्या करते हैं, इस मध्य बिंदु को एक लाइन के द्वारा खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु एफ लेंगे जिसको फोकस बोलते हैं और यहाँ पे एक बिंदु क्या लेंगे, सी लेंगे। ठीक है। अब दूसरा, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा दर्पण बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण है? ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, क्लियर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर। अब इधर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा दर्पण ले लेते हैं। दूसरा दर्पण में ये जो अवतल दर्पण रहता है उसके बाहरी वाले पृष्ठ पर क्या किया गया रहता है, कलई किया गया रहता है। और जो अवतल दर्पण होता है इसके अंदर वाले पृष्ठ में, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, अंदर वाले पृष्ठ में कलई कर देते हैं। ये डॉट 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 करने का मतलब क्या है, कलई हम कर रहे हैं उस पे। मतलब बाहर वाला जो अंदर वाला पृष्ठ है इधर, समझ गए, उस पे क्या हो रहा है, सिल्वर ऑक्साइड का या लाल ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, उसका क्या किया जा रहा है, कलई किया जा रहा है। अब इस पे भी जैसे इस वाली लाइन में हम लोग क्या कहते हैं, एक रेखा मिला थे, वैसे इसमें भी मिला लेते हैं और इस वाली रेखा को हम लोग क्या करेंगे, आगे भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे, इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, पी बोलते हैं। और जो अवतल दर्पण होता है उसमें एफ और सी दर्पण के बाएं तरफ होता है और जो उत्तल दर्पण होता है इसमें पी और एफ दर्पण के दाहिनी तरफ होता है। मतलब एफ यहाँ पे होगा और जो सी है वो यहाँ पे होगा। ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, बना लेना है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इतना आप बना लिए। तो अब जो पहला नियम है, इस नियम में पहला नियम क्या कहता है कि मान लो ये जो रेखा है जो कि सी और बिंदु पी को मिला रही, इस रेखा को लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य। तो अगर कोई भी रेखा इस मुख्य अक्ष के इस तरीके से समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक, इस मुख्य अक्ष की ये कोई रेखा है जो कि समांतर आ रही है, ये जो दर्पण है इस दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, इस फोकस से होके जाएगी, इस फोकस से होके गुजरेगी। ठीक, उसी तरीके से इसमें भी अगर कोई रेखा इस मुख्य अक्ष की क्या हो रही है, समांतर आ रही है, तो जो अवतल दर्पण अरे उत्तल दर्पण जो रहता है उससे टकराने के बाद ये ऐसे ऊपर निकल जाती है। तो ऊपर निकल जाएगी तो ये क्या होगा, कहीं पे फोकस से मिल रही है, नहीं मिल रही। लेकिन जो परावर्तन के पश्चात जो ऊपर की तरफ रेखा निकल रही, अगर इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएं, इस वाले रेखा को अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये कहां से जाती हुई लग रही है आपको, ये लग रहा है कि फोकस से होकर जा रही है। ठीक, तो यही क्या है, पहला नियम है। इसी नियम को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इस चित्र के द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नियम में ही, जैसे आपने हेडिंग डाल दिया उसके नीचे इसके तीन नियम होते हैं। ठीक, तीन नियम में पहला नियम, ये आप चित्र बना लोगे, चित्र के नीचे लिखोगे, यदि यदि कोई यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और गोलीय गोली दर्पण में उत्तल और अवतल दोनों आ जाता है, और गोली दर्पण से टकराने के बाद गोली दर्पण से टकराने के बाद
फोकस से फोकस से होकर होकर जाती है। यहां पे ब्रैकेट में क्या लिख लोगे आप? अवतल दर्पण में। ब्रैकेट में लिख लोगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। या फोकस से फोकस से होकर फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। एक किसमें होता है? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ठीक, तो इसमें क्या आप देख रहे हैं? एक रेखा है जो कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और यहां से टकराने के बाद ये फोकस से होकर जाती है। और दूसरे में एक कौन सा दर्पण है? यह है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसमें क्या हो रहा है? कोई रेखा है जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और टकराने के बाद इस फोकस से क्या हो रही है? आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर आती है और गोलीय दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, तो टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, तो फोकस से किस दर्पण में जा रही है? अवतल दर्पण में। या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पे टकराने के बाद ऊपर चली जा रही है, फोकस पे तो टकरा नहीं रही है ना, फोकस पे जाके तो मिल नहीं रही, तो ये ऊपर चली जा रही है। लेकिन आपको कैसा लग रहा है? अगर इसी वाली किरण को पीछे की तरफ मिलाए तो ऐसा तो लग रहा है ना कि आपको फोकस से होकर आ रही है। तो ऐसा किसमें हो रहा है? उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट नियम है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड नियम को देखेंगे। तो अभी तक हमने फर्स्ट नियम को पढ़ चुका है, अब हम लोग सेकेंड नियम को पढ़ेंगे। तो आपके सामने जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बना था वो वैसे ही बना हुआ है। तो सेकेंड नियम यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, सेकेंड नियम। तो सेकेंड नियम में आप फिर से चित्र बनाओगे ऐसा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। तो इसमें क्या करोगे? ये जो नियम है, अभी तक जो फर्स्ट नियम था वो क्या था? कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी और टकराने के बाद फोकस होकर जा रही। अब इस वाले नियम में क्या है? कोई रेखा, कोई प्रकाश की किरण क्या है? कोई प्रकाश की किरण इस फोकस से होकर जाएगी, इस फोकस से होकर जाएगी और टकराने के बाद क्या होगी? ये मुख्य अक्ष की समांतर हो जाएगी। ठीक, तो कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है और टकराने के बाद, सॉरी, इसमें जो एरो रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा और टकराने के बाद क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। उसी तरीके से अवतल दर्पण में फोकस तो इस तरफ है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रकाश हमेशा बाईं तरफ से डाला जाता है। तो फोकस यहाँ पे, तो कोई प्रकाश की किरण की रेखा कैसे आ रही है? इस फोकस की तरफ आ रही है। इस किसकी तरफ आ रही है? इस फोकस की तरफ। देखिए आप, एक इधर आ रही, इस फोकस की तरफ आ रही, लेकिन इधर तो आ तो पाएंगे नहीं क्योंकि बीच में दर्पण पड़ रहा है। दर्पण से टकराने के बाद अब क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष की समांतर हो जा रही। तो ये क्या है? दूसरा नियम है। समझ गए? ये क्या है? दूसरा नियम। तो अब इसी चीज को आपको क्या लिखना है दूसरे नियम में कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर होकर आती है, क्या आती है? आती किसमें है? दर्पण के फोकस से होकर आती है। तो अवतल दर्पण में ये चीज हो रहा है, यहां पर लिखेंगे क्या? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में दर्पण के फोकस से होकर आती हैं या फोकस की ओर, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। इसमें तो आपको दिख रहा है कि फोकस से होकर आ रही है, लेकिन इसमें लग रहा है, इसमें तो फोकस इस तरफ है, तो इसमें क्या लिखेंगे? आती हुई प्रतीत होती है। तो ये किसमें हो रहा है? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ठीक, आती हुई प्रतीत होती है। तो वह दर्पण से, दर्पण से टकराने के बाद, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के, यहां पे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है,
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। या फोकस की तरफ आती है तो टकराने के बाद क्या हो रहा है, ये मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और इसमें भी फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो ये क्या है, दूसरा नियम है। अब हम लोग थर्ड नियम को देख लेते हैं। हेडिंग डाल देना है तीसरा नियम और आपको ऐसा फिगर बना लेना है। तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण की वक्रता केंद्र से, ये क्या है, ये जो बिंदु सी है, इस बिंदु सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, और इस वक्रता केंद्र से जाती है और दर्पण पे जाके गिरती है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण की वक्रता केंद्र पर जाएंगी ऐसे टकराने के लिए, तो इस दर्पण से टकराएंगे और टकराने के बाद क्या होगा, उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। उसी मार्ग पे क्या होता है, वापस लौट जाती है और अपने रास्ते को चेंज नहीं करती। उसी तरीके से वक्रता केंद्र इसमें इधर है। अगर कोई प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र की ओर आती हुई ऐसे प्रतीत होंगी तो वो इस दर्पण से टकराएंगी, ऐसे जा रही प्रकाश की किरण और इस दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, इसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। तो यही क्या है, तीसरा नियम है। तो इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यदि कोई प्रकाश किरण, या ऐसे लिख लेते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण यहां पे लिख देते हैं अवतल दर्पण में या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो ये बेटा लोग तीन है नियम, यही तीनों नियम आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। और इसी तीनों के नियम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, चाहे वस्तु अनंत भी हो, चाहे अनंत और फोकस के बीच में हो, चाहे अनंत और वक्रता के बीच में हो, चाहे वस्तु वक्रता केंद्र में हो। तो यही तीनों नियम के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम के बारे में। तो इसमें पहला जो कंडीशन आती है वो आती है जब वस्तु अनंत हो। तो आपके सामने एक वस्तु ओ डैश दिख रही है जो कि कहाँ पे है, अनंत पे है। अनंत का ऐसा सिंबल रहता है, ऐसा चिन्ह रहता है, वस्तु अनंत पे। अब जब वस्तु अनंत पे रहता है तो वस्तु से दो समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं। एक तो जो पहली किरण है ये ऊपर वाली है, ये क्या होती है, दर्पण के फोकस से होकर जाती है और इस दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण इस दर्पण के किसी बिंदु से टकराएंगे और टकराने के बाद इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है जो कि वक्रता केंद्र से जा रही है और वक्रता केंद्र से जाएगी और फिर टकराने के बाद दर्पण से उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। अब जो दोनों परावर्तित किरण है, एक तो ये जो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और जो वापस लौट गई, ये एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं। यहाँ पे एक बिंदु आपको दिख रहा है, इस बिंदु पे क्या करें, काटे। तो यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं पे बनेगा। जो बिंदु आई डैश आपको दिख रहा है, यहीं पे वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये बिंदु क्या है, एक फोकस तल है। ये जो बिंदु स्थित है वो किसमें स्थित है, फोकस तल में स्थित है। तो इसी चीज को अब आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसमें आप पहले हेडिंग डाल लो, क्या, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें हेडिंग क्या डालेंगे, जब वस्तु अनंत पे हो। ठीक, तो इसमें अब आप लोग लिखिए जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत पर होती है
तो दो कीड़े एक दूसरे के एक दूसरे के एक दूसरे के समांतर समांतर बिंदु ओ डैश से आती हैं, बिंदु ओ डैश से आती हैं, बिंदु ओ डैश से आती हैं। तो यहां पे बिंदु ओ डैश दिख रहे हैं, यहां से दो किरणें एक दूसरे के समांतर जो कि आ रहे हैं। इसमें पहली किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती हैं, से होकर जाती हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं तथा दूसरी किरण तो एक प्रकार की किरण जो दर्पण के फोकस से हो जाती है, एफ दिख रहा है यहाँ पे फोकस है, एक क्या हुआ है यहाँ पे बिंदु, मान लो कोई बिंदु है यहाँ पे दर्पण से टकराई और टकराने के बाद इस मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। तथा दूसरी किरण जो कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती हैं जहां पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। समझ गए? तो ये क्या है, जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है और उसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, यही चीज है। तो एक जब वस्तु अनंत पे थी तो एक प्रकार की किरण
फोकस से हो जाती थी जो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाती थी और टकराने के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती थी। और इस प्रकार दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती, जहां पे वस्तु का आई डैश जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है, जो कि क्या है, वस्तु से छोटा है। और यहाँ पे एरो देखिए ऊपर की तरफ है और इसमें एरो नीचे की तरफ, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और वास्तविक है क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण की किस तरफ बन रहा है, बाईं तरफ, मतलब जिस तरफ से प्रकाश आ रही है। और जिस तरफ से प्रकाश आती है, अगर वस्तु का प्रतिबिंब उधर ही बनता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो ये चीज आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्थिति में पढ़ेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो अब हम लोग सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। ये क्या है, वक्रता केंद्र है और अनंत मान लो यहाँ पे कहीं पे है, अनंत यहाँ पे कहीं पे। तो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ऐसे, और दर्पण से क्या है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पे एक बिंदु यफ दिख रहा है, इस बिंदु यफ से होकर जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र जो कि बिंदु सी है, इस बिंदु से टक जाती है और इस दर्पण से टकरा के फिर उसी मार्ग पर देखिए एरो उल्टा दिशा में चल रहे हैं ना, तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है। इस प्रकार आपको दिख रहा होगा कि दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु आई डैश पर काटें। यहाँ पे आई डैश क्या है, बिंदु है जहाँ पे काटें, और यहीं पे इस वस्तु का ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश क्या है, बन रहा है। तो इसी चीज को अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो लिखेंगे, वही चीज लिख लेते हैं हम लोग जो चीज यहाँ पे लिखे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। यहाँ पे लिखेंगे क्या, जब वस्तु वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होती है, बीच में होती है होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ये देख रहे हैं ना, एक प्रकाश की किरण क्या है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती हैं तथा दूसरी किरण जो कि सी से होकर जाती है, सी क्या है, वक्रता केंद्र, सी से होकर जाती है। परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं
काटती हैं जहां पर वस्तु का जहां पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यही क्या है आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो जब वस्तु वक्रता के रणन पे होती है तो एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर जाती है, और दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से जा रही है दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। और इस प्रकार दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को आई डैश पर काटते हैं, जहां पे वस्तु का वास्तविक का मतलब क्या हो गया, दर्पण के बाईं तरफ और उल्टा दिख रहा है, क्योंकि इसमें एरो ऊपर है एरो नीचे, तो वस्तु का उल्टा, और वस्तु से यहाँ पे वस्तु कितना बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या है, सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड कंडीशन को देखेंगे, जब वस्तु कहाँ पे आ जाएगी, इस वक्रता केंद्र पे आ जाएगी। उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो बच्चों अब इसको देखते हैं, इस कंडीशन में जब वस्तु कहाँ पे ओ डैश आपको किस दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, बिंदु सी पे दिख रहा है। तो जब वस्तु बिंदु सी पर हो, इसका मतलब वक्रता केंद्र पे हो, तो एक प्रकाश की किरण जो इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही और इस दर्पण से टकराने के बाद कहां से जा रही, फोकस की किरण, फोकस से होकर जा रही, और दूसरी प्रकाश की किरण जो कि फोकस से होकर जाती है दर्पण से टकराने के बाद इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, ठीक। इस प्रकार दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को बिंदु कहां पे काट रही, बिंदु आई पर काट रही है, जहां पे वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, जहां पे वस्तु का वास्तविक और वस्तु के बराबर जितना बड़ा ओ डैश है उतना बड़ा आई डैश बन रहा है। तो यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब है उल्टा और वस्तु के बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक। नहीं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आई डैश नीचे रहेगा और आई ऊपर रहेगा, ठीक ना। अब सही है, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन गया, मतलब एरो नीचे आ गया, तो ये जो ओ डैश है उसकी जगह पे आई डैश आ जाएगा, समझ के बाद। तो अब इसमें आप लिखिए, जब वस्तु सी पर हो, सी का मतलब वक्रता केंद्र पर हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती हैं, होकर जाती हैं तथा दूसरी किरण जो कि एक किरण कहां से जा रही थी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही थी, और दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण जो कि फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर होकर जाती है परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं,
तो एक प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो कि फोकस से होकर जाती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें बिंदु सी के नीचे आई डैश पर काटती हैं जहां पर वस्तु का वास्तविक वस्तु के बराबर और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यही आपको क्या करना है, इसमें लिख लेना है। ठीक, तो ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के इस ओ डैश के बराबर है और बिंदु सी के नीचे भी बन रहे हैं, और ये उल्टा भी है क्योंकि इसमें एरो ऊपर की तरफ है, इसमें एरो नीचे की तरफ है, और वास्तविक भी है क्योंकि दर्पण की बाईं तरफ बन रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो उसका भी आपने जो लिखना था और जो चित्र बनाना था वो आप लोग बना के और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ कंडीशन को देखते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो वस्तु यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में दिख रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, एक प्रकाश की किरण जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो कि फोकस से होकर जा रही दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही। इस प्रकार दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती है जहां पे वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, लिखिए, इस स्थिति में वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं तथा फोकस से होकर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस प्रकार परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश
बिंदु पर बिंदु पर काटती हैं काटती हैं जहां पर वस्तु का वस्तु का वास्तविक वास्तविक बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब बनता है। तो यही चीज आपको क्या करनी है, इस वाले कंडीशन में लिखनी है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से हो जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से हो जाती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती है, जो कि कहाँ पे, वक्रता केंद्र के पीछे है, और वहीं पे वस्तु का वास्तविक वास्तविक मतलब दर्पण की इस तरफ बन रहा है, बड़ा, आपको प्रतिबिंब बड़ा दिख ही रहा है, ओ डैश से आई डैश बड़ा है, और उल्टा प्रतिबिंब, यहाँ पे एरो देखिए नीचे की तरफ, यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ है। तो इस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। तो यही आपको फोर्थ कंडीशन में क्या करना है, नोट कर लेना है।